डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सोवियत संघ, एक ऐसी महाशक्ति जिसने लगभग 70 साल दुनिया को दो हिस्सों में बांट के रखा और फिर अचानक मतलब ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो 1917 की क्रांति से लेकर 1991 के पतन तक हर पहलू पर नजर डालते हैं। और हमारा मिशन ये समझना है कि एक परमाणु शक्ति अपने ही बोझ तले कैसे दब गई। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये कि इसके पतन के बीच इसकी स्थापना में ही छिपे थे। ये एक बेहतरीन पॉइंट है और स्रोत यही बताते हैं कि असली कहानी बाहरी दबाव से ज्यादा आंतरिक कमजोरियों की थी। ये एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जो कह सकते हैं सूचना के युग के साथ कदम नहीं मिला सका। तो कहानी शुरू होती है 1917 से, अक्टूबर क्रांति। स्रोत साफ कहते हैं कि ये कोई व्यापक जन विद्रोह नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लेनिन के नेतृत्व में एक बहुत ही सुनियोजित सत्ता पलट था। हाँ, और उनका नारा शांति, रोटी और जमीन, मतलब युद्ध से थकी हुई जनता के लिए बिल्कुल सटीक था। और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। जब 1922 में सोवियत संघ बना तो लेनिन ने संधि में एक अनुच्छेद जोड़ा। अच्छा। हाँ, जिसने सैद्धांतिक रूप से सभी गणराज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार दिया। एक मिनट, मतलब सिस्टम में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन पहले दिन से ही लगा हुआ था। बिल्कुल। और विडंबना देखिए, लेनिन को लगा था कि सर्वहारा वर्ग की एकता इतनी मजबूत होगी कि कोई इसका इस्तेमाल करेगा ही नहीं। वाह, ये तो बहुत बड़ी भूल साबित हुई होगी। हाँ, 70 साल बाद यही अनुच्छेद उनके कानूनी विघटन का आधार बना। तो लेनिन ने ये वैचारिक नींव रखी। लेकिन वो इंसान जिसने सोवियत संघ को फौलाद और खून से एक महाशक्ति बनाया, वो तो स्टालिन थे। उनका एक मशहूर कथन था, हमें ये दूरी 10 साल में तय करनी होगी वरना वे हमें कुचल देंगे। हाँ, और इस औद्योगिक छलांग की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, खासकर किसानों को। आप कृषि के सामूहिकीकरण की बात कर रही हैं। बिल्कुल। उस नीति ने 1932-33 के भयानक अकाल को जन्म दिया। यूक्रेन में इसे होलोडोमोर कहते हैं। और ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। हाँ, नहीं, ये एक मानव निर्मित त्रासदी थी जिसमें लाखों लोग मारे गए। तो स्टालिन के इस क्रूर दौर के बाद सिस्टम थोड़ा स्थिर हुआ होगा, लेकिन स्रोत बताते हैं कि 1970 का दशक ठहराव का युग था। सही पकड़ा। बाहर से सब शांत लगता था पर अंदर से सिस्टम सड़ रहा था। और इसकी एक अजीब वजह थी तेल। तेल? वो कैसे? 1973 के तेल संकट ने सोवियत संघ को पेट्रोडॉलर से भर दिया। तो इस नए पैसे की वजह से नेतृत्व को जो जरूरी आर्थिक सुधार थे उन्हें टालने का बहाना मिल गया। अच्छा, मतलब ये डच रोग वाला क्लासिक केस था। एकदम। और उस दौर की हकीकत को एक चुटकुला बहुत अच्छे से बताता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। वे हमें तनख्वाह देने का नाटक करते हैं और हम काम करने का नाटक करते हैं। कम उत्पादकता, कोई उत्साह नहीं और दुकानों के बाहर लंबी कतारें। और फिर 1985 में एंट्री होती है मिखाइल गोर्बाचोव की। हाँ, इस सड़ती हुई प्रणाली को बचाने की एक आखिरी कोशिश के साथ उन्होंने पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन और ग्लासनोस्त यानी खुलापन शुरू किया। लेकिन ऐसा लगता है कि उनके सुधार विनाशकारी साबित हुए। हाँ, खासकर 1987 का एक कानून था जिसने कारखानों को अपने उत्पादन लक्ष्य तय करने की आजादी दी। लेकिन कीमतें अभी भी सरकारी तय कर रही थी। रुकिए, ये तो बहुत अजीब है। बिल्कुल अजीब। इसका नतीजा, मैनेजरों ने सामान बढ़ाए बिना बस अपनी मजदूरी बढ़ा दी। तो दुकानों से सामान ही गायब हो गया होगा। वही हुआ। और ग्लासनोस्त, जिसका मकसद सुधारों के लिए समर्थन जुटाना था, उसने दशकों से दबे हुए राष्ट्रवाद के जिन को बोतल से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही पूर्वी यूरोप को यह सिग्नल मिला कि सोवियत टैंक अब नहीं आएंगे, 1989 में बर्लिन की दीवार समेत सारे साम्यवादी शासन एक एक करके ढह गए। और फिर अंत बहुत तेजी से आया। अगस्त 1991 में तख्तापलट की कोशिश नाकाम और फिर 8 दिसंबर 1991 बेलावेजा समझौता। रूस, यूक्रेन और बेलारूस के नेताओं ने हस्ताक्षर किए और सीधे तौर पर कहा, सोवियत संघ अब अपना अस्तित्व समाप्त कर रहा है। और 25 दिसंबर को क्रेमलिन के ऊपर से सोवियत झंडा नीचे उतारा गया। तो आखिर सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ? स्रोत 3 मुख्य कारण बताते हैं: आर्थिक विफलता, विचारधारा का खोखलापन और सबसे बढ़कर वो दबा हुआ राष्ट्रवाद जिसे ग्लासनोस्ट ने आजाद कर दिया। केंद्रीय योजना वाली अर्थव्यवस्था एक आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को संभाल ही नहीं सकी। बिल्कुल। और स्रोत सोवियत संघ के अंत को इतिहास का अंत नहीं, बल्कि यूरेशिया के एक नए, शायद ज्यादा अस्थिर अध्याय की शुरुआत के रूप में देखते हैं। और ये एक विचार छोड़ जाता है, 1922 की वो संधि
जिसने अलग होने का सैद्धांतिक अधिकार दिया था, और 1991 का वो समझौता जिस पर रूस और यूक्रेन दोनों ने दस्तखत किए थे। ये ऐतिहासिक ढांचा आज उस क्षेत्र में चल रहे संघर्षों को समझने के लिए कितना महत्वपूर्ण है।